हाँ, तो मेरी क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 4 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में बताने वाला हूं वो आपके फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस होंगे। देखो आपके सामने चारों क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन को आज मैं बताने वाला हूं और अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसमें मैंने डेरिवेशन को भी इंक्लूड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए हम समझेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम एक डेरिवेशन पढ़ेंगे जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। इस डेरिवेशन को हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। मैं बहुत इजी ट्रिक आपको बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत स्पेशल है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। भैया जो 2013, 16, 17, 18, 22, 23 में आ चुका है तो 25 में भी आएगा। और चौथा क्वेश्चन हमारे चौथे चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। बस इन 4 प्रश्नों को पढ़ लो भैया। हमारा इस बार टारगेट है कि 70 में 70 लेकर आना है, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने क्वेश्चन रखा है बहुत स्पेशल है। देखो, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए आपको समझाना है। मतलब विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबोत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। देखो कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, ध्यान से समझो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे ये मान लो हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स मतलब ये हमारा एक पृष्ठ है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। मान लो कि इसके चारों ओर जो है ना विद्युत क्षेत्र है, इसके चारों ओर हम ऐसे ले लेते हैं कि मान लो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है, हमने मान लिया। अब देखो इस विद्युत क्षेत्र से, अब ये जो आपका भैया पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है वो ए हम लोग ले लेते हैं। जैसे कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल को ए मान लेते हैं। अब इस पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, देखो ये गई, उसके बाद में ये आई और ये गई, ठीक है। उसके बाद में ये आई भैया विद्युत बल रेखा, ये चली गई। फिर उसके बाद में ये दूसरी आई, ये चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आई, ये चली गई, ठीक है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ये हैं भैया वैद्युत बल रेखाएं, ये हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो इन्हीं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब मान लो ये जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हम लोग लेते हैं। एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया है, ठीक है। इस पृष्ठ का क्या ले लिया हमने, एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया है। इस अवयव को हम लोग मान लेते हैं डी ए, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इस छोटे से अवयव के कारण जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वो डीए वेक्टर होगा, डीए वेक्टर। और जो इस अवयव के कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर। और इनके बीच में कुछ कोण बनेगा, एक कोण बनेगा थीटा कोण, ठीक है। तो आप एक और डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स का कि स्केलर गुणन ई वेक्टर और डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमने एक पृष्ठ ले लिया, काल्पनिक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में, इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया
जिसका अल्पांश क्षेत्रफल dA है, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो dA वेक्टर होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वेक्टर होगी। अब हम चलिए फॉर्मूले को लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसे हम लोग, इसे यानी कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित प्रदर्शित करते करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा मेरे भाई इंटीग्रेशन ए, यानी कि इस क्षेत्रफल का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा होगा फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब स्केलर गुणन ई वेक्टर और डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला भी विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ये इसका दूसरा डेफिनेशन है। अब आपने पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, चूंकि देखो आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देखो इसके बीच में जो थीटा कोण बना है ना वही ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब हम इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू, देखो ये आपका इंटीग्रेशन ए तो है ही, ठीक है। यहां पे जो आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर था इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान देना, देखो ई कॉस थीटा को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ई कॉस थीटा को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और डीए के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे डीए, ठीक है। इस अल्पांश क्षेत्रफल डीए का हम लोग समाकलन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक छोटे से अवयव का अल्पांश क्षेत्रफल है, पूरे पृष्ठ का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो एक आपने पढ़ा होगा, देखो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चूंकि इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है इंटीग्रेशन ए, ठीक है, डी ए है, तो इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ए आएगा, ठीक है। तो हम इसके जगह पर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन ए डी ए के जगह पर हम ए लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई, और इसके जगह पर ए हमारा हो गया तो ये हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स का, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझनी होंगी तभी आप फिजिक्स को थोड़ा आसान बना पाएंगे, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला होगा ये कॉस थीटा, ठीक है। अब एक चीज आप लोग समझो, इसका हम लोग मात्रक वात्रक निकाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहीं पर देखो फॉर्मूला हमारे विद्युत फ्लक्स का आ चुका है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब हम मात्रक निकाल लेंगे, क्या मात्रक हम लोग निकालेंगे, तो मात्रक कैसे निकालोगे, देखो हमारा फॉर्मूला है फाई ई इक्वल टू, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो हम लोग इसी से निकाल लेंगे, देखो ई का फॉर्मूला, ई का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। और जो आपका ए है इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, अब आपका निकल गया मात्रक, फाई ई का मात्रक, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। या इसका एक और मात्रक होता है, वो भी ध्यान में रखना, अपने जहन में रख लेना, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है, वोल्ट मीटर भी इसी का मात्रक होता है, ठीक है। अब विमा अगर हम लोग बात करें तो विमा भी जान लेते हैं भाई, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब जानकारी ले ही रहे हैं तो पूरी जानकारी लेते हैं, वो किसी भी नंबर में आए। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ML3
t के पावर -3 a के पावर -1, ये इसकी विमा हो जाएगी। बस हो गया, बस हमारा हो गया मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। तो यही हमारा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा, और ये हमारा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये बीमा हो जाएगी। सिंपल सा था, कुछ करना नहीं है। मैं इसको हटाने जा रहा हूं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हमारी लिस्ट में जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये एक डेरिवेशन है और बहुत ही स्पेशल डेरिवेशन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन ही इतना ज्यादा खास है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हटाता हूं और दूसरा वाला डेरिवेशन हम अपने स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इस डेरिवेशन को हम लोग करते हैं। ये देखो डेरिवेशन क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र निकालना है। देखो अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पर विद्युत विभव निकालना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। वैसे जो ये क्वेश्चन है ना 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, 5 नंबर में ज्यादातर आता है ये। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। हमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। मैं यहाँ पे चित्र बनाता हूं और हम देखते हैं ध्यान से। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थिर होते हैं। तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे मान लो माइनस क्यू आवेश है और इस पे आपका प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव का हम नामकरण भी कर देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है इसको ए बी कर देते हैं, ए बी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी हमने लिया है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इतना समझ में आया। और इनके बीच की जो टोटल दूरी होती है वो 2l होती है। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, अब मध्य बिंदु को हम लोग ले लेते हैं O। तो भैया इनके बीच की जो टोटल दूरी होती है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के, वो 2l होती है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, क्योंकि मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये भी l हो जाएगी। दोनों को ऐड करोगे तो ये 2l हो जाएगा। ठीक है, इसको l लिख देते हैं, ये ऐसे l हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। मान लो ये किसी ऐसे माध्यम में वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो अल्पतम दूरी है वो 2l है। इनके बीच की दूरी 2l होती है। ठीक है, अब हमने मध्य बिंदु O को माना तो इनके बीच की दूरी माइनस क्यू से O के बीच की दूरी l हो गई और इसके O से प्लस क्यू के बीच की दूरी l हो गई। दोनों को जोड़ोगे तो 2l हो जाएगा। अब मान लो इस मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक बिंदु P है। ठीक है, इस मध्य बिंदु से जो है r मीटर की दूरी पर ये आपका स्थित है। तो इस मध्य बिंदु से ये जो आपका मध्य बिंदु O है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। इनके बीच की दूरी r मीटर है। ठीक है, तो इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना है, मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पर विद्युत विभव निकालना है तो हम प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालेंगे और माइनस Q से P के बीच की दूरी निकालेंगे। तभी हम लोग इस बिंदु O से P के बीच बिंदु O से के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मान लो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो देखो ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना आप लोग। बताओ इस प्लस Q से P के बीच की दूरी क्या होगी, प्लस Q से P के बीच की दूरी क्या होगी, आप ही बताओ। देखो कैसे निकालेंगे इसको। देखो ये O से P के बीच की दूरी r है, O से प्लस Q के बीच की दूरी l है। तो अगर आपको प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालनी है तो इस r में से इस l को घटा दो। मतलब ये पूरे r में से पूरा r यहाँ तक है, यहाँ से इस l को इधर घटा दो तो आपकी प्लस Q से P के बीच की दूरी निकल आएगी। तो इसको हम लोग लिख देंगे r माइनस l, इसको घटा देंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया कि इस प्लस Q माइनस Q से P के बीच की दूरी बताओ, तब क्या करोगे। तो माइनस Q से P के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो देखो O से P के बीच की दूरी r है और O से माइनस
क्यू के बीच की दूरी एल है, तो आर और एल को जोड़ दो तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। इतना समझ में आ गया? तो ये आपका फिगर हो चुका है। फिगर में बस इतना ही था, कुछ खास नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l है। अब इसका मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव हमें निकालना है। तो यहां से माइनस क्यू से O के बीच की दूरी l होगी, O से प्लस क्यू के बीच की दूरी l हो जाएगी। तो यहां से O से P के बीच की दूरी r है, तो प्लस क्यू से P के बीच की दूरी r माइनस l होगी, और माइनस क्यू से P के बीच की दूरी r प्लस l हो जाएगी। ठीक है, अब लिख दो ऐसे आप लोग, देखो मैंने लिखा है, इसी को आपको लिख देना है। देखो, मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। मतलब हमारा जो AB है वो किसी ऐसे माध्यम में रखा है। देखो जो ये AB है हमारा, ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। देखो इनके बीच की जो दूरी है 2l है, मैंने मध्य बिंदु से डिवाइड किया तो l प्लस l में डिवाइड हुआ। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। यानी कि यहाँ O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर हम परिणामी विभव निकालेंगे। बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, ध्यान से समझना, डेरिवेशन बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें V1 मान लेना है क्योंकि हम पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें, तो V1 हो जाएगा। V1 इक्वल टू क्या होगा? देखो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1/4πε0 के। मैंने बताया था कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इस माध्यम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर होता है। तो यहाँ पे भैया जो प्लस क्यू से आर के बीच की दूरी है वो आर माइनस एल है, तो यहाँ पे हम इसके जगह पर लिख देंगे आर माइनस एल। ठीक है, ऐसे हम अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे विभव। माइनस क्यू आवेश, ठीक है, के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम लोग विभव निकालेंगे। तो वही सेम प्रोसेस को V2 मान लेंगे हम लोग। V2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान, यहाँ पे r माइनस एल के जगह पर हमारा, देखो इस माइनस क्यू से P की बीच की दूरी r प्लस एल है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा r प्लस एल। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस लेंगे हम। मतलब V2 की वैल्यू -1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया, माइनस क्यू आवेश के कारण हो गया, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव हम जब निकालेंगे ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। V इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दो, परिणामी विभव निकल आएगा। तो V इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखो V1 की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 1/4πε0 के क्यू अपान आर माइनस एल, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, ये हो गया। और प्लस V2 की वैल्यू जो हमें दी गई है निगेटिव में दी गई है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1/4πε0 के इंटू क्यू अपान ये आर प्लस एल होगा। ठीक है,
ये हो गया मेरे भाई। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी को हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, खूब ध्यान से समझना, अभी डेरिवेशन बाकी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे आप खुद ही बताओ, इसमें कॉमन लेने वाली चीज कौन सी है, किसको हम कॉमन ले सकते हैं। देखो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हम क्यों दोनों में है, क्यों को कॉमन ले लेंगे अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी दोनों में है तो इसको भी कॉमन ले लेंगे, हमने ले लिया। अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, देखो क्या बचा, अंदर बचा 1/r-l और -1/r+l, ये हमारा अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ध्यान से समझना चीज़ों को। v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो ऐसे ही रहेगा। ये अंदर जो है ना, इसको हम पहले एलसीएम लेंगे। देखो r-l और r+l, इसको एलसीएम ले लिया, r-l से r-l कैंसिल, ऊपर हो जाएगा r+l। ठीक है, समझ में आ रहा है, r+l ये ऊपर चला गया, और माइनस ये r-l हो जाएगा, r-l। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो यहाँ पे क्या करेंगे r-l और r+l, देखो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला a+b इंटू a-b इक्वल टू a² - b²। यहाँ पर r+l इंटू r-l है इक्वल टू r² - l² हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ऊपर जो है r+l है, देखो ये माइनस है, अगर किसी ब्रैकेट के आगे माइनस है ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये r+l हो जाएगा। देखो आगे माइनस है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, आपने सुना होगा, ऐसा पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो v इक्वल टू हमारा हो गया, ध्यान से समझो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू r से r कैंसिल हो गया, बचा क्या, l और l जुड़ जाएगा, 2l/r² - l² हो जाएगा, r² - l² हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझो। अब देखो भैया, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये q इंटू देखो v इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, इंटू ये q और 2l जुड़ जाएगा, q इंटू 2l/r² - l²। अब चूंकि आपको पता है, हमें पता है भैया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, चूंकि हमें पता है P इक्वल टू आपका होता है Q इंटू 2l, ये मैंने पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, तो इस Q इंटू 2l की जगह पर P कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/r² - l²। ये अभी इतना आया है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो एक पेज हम अलग से लेते हैं और थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो 5 नंबर में आता है तो फ्री के नंबर नहीं मिलेंगे। अब चूंकि देखो इतना हमारा आ गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/r² - l²। अब यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, बहुत कम हो, यानी कि ब्रैकेट में अगर हम लोग देखें तो L इज लेस देन R, तब क्या होगा, तब जो है L की वैल्यू जो है L इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, या l² इक्वल टू भी आपका 0 हो जाएगा। अब जब l² इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे रखेंगे, देखो ध्यान से, इस l² के जगह पर 0 कर देंगे तो हमारा v इक्वल टू आ जाएगा, v इक्वल टू ध्यान से समझना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू
पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई तो आर स्क्वायर हो जाएगा वोल्ट। और यही हमारा होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो परावैद्युतांक के है, मान लो निर्वात या वायु में हमारा स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव, तो निर्वात या वायु के लिए निर्वात या वायु के लिए हम लेंगे जो, तो के की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तब हमारा फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो V इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर स्क्वायर। देखो के की वैल्यू 1 हो गई वोल्ट, और यही हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का। तो कुछ था नहीं इसमें मेरे भाई, कुछ नहीं था, हमने सॉल्व कर दिया। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो आप लोग क्लास को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ही क्या कौन है। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता ही है। पी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी आप लोग लिख दीजिएगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आर है मध्य बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी हमारी आर है। ठीक है, बस हो गया। चलो अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत स्पेशल है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, इसका हम इसको अलग से अच्छे से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखो किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में आपको संबंध स्थापित करना है, यानी कि एक रिलेशन आपको बताया गया था, I इक्वल टू होता है NE/A/VD, यही वाला रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, I इक्वल टू NE/VD होता है, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है क्षेत्रफल, VD है अपवाह वेग। और इसी के अकॉर्डिंग हम एक और फॉर्मूला जानेंगे, वो है J इक्वल टू NE/VD। इसको भी मैं बताऊंगा, कभी कभी आता है भैया कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध लिखो, तो ये वाला हम दोनों को समझेंगे, अभी टेंशन मत लेना। तो देखो समझो, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। भैया बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो हम करते क्या है, बहुत ध्यान से समझना। एक हमने ये सर्किट ले रखा है। ठीक है, एक सर्किट ले रखा है, और यहाँ पे हमने एक ए बी चालक मैंने ले रखा है। ये आपका चालक है ए बी। इस सर्किट में आपकी धारा आई बह रही है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा है। ठीक है, और यहाँ पे जब इस चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, ये जो हमारा चालक है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी ई वेक्टर, और हमारा अपवाह वेग भी उत्पन्न होगा वीडी। इसको अपवाह वेग बोलते हैं, जो इसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ये वीडी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक चालक ले लिया ए बी। ठीक है, इसकी लंबाई भी कुछ ना कुछ होगी इस चालक की, तो लंबाई को हम लोग एल मान लेते हैं। तो माना ए बी एक चालक है जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का मतलब ये जो इसका अनुप्रस्थ काट होता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा लिख लो पहले आप लोग कि माना माना थोड़ा नीचे हम लोग कर देते हैं, तब लिखते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, माना चालक चालक ए बी है, ए बी माना एक चालक ए बी है जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, जिसकी लंबाई एल है। ठीक है, अब देखिए और थोड़ा सा लिखिए कि चालक के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो इस अनुप्रस्थ काट का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चालक का आयतन निकाल लेंगे। अब चूंकि आपको बताया है कि आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल और लंबाई का आप लोग गुणा कर दोगे। ये जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और जो लंबाई है, इसका अगर आप गुणा कर देते हो ना, तो चालक का आयतन आ जाएगा।
तो हम यहां से निकाल लेंगे चालक का आयतन। तो चालक का आयतन अगर आप लोग निकालते हो तो इसका जो क्षेत्रफल a है और जो इसकी लंबाई l है, इन दोनों का गुणा कर दो, जो चालक का आपका आयतन आ जाएगा। अब मान लो यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है, यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। मान लो कि यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस पर मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मान लो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका जो होगा ये, और जो क्षेत्रफल है a और l, इनका गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि चालक पर इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है वो इतना हो जाएगा, NaL, ठीक है, इतना हो गया। अब मान लो यदि प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, यदि प्रति जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, यदि प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश मान लो आवेश जो है वो E हो तो, ठीक है, तो कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा। मान लो आपके इलेक्ट्रॉन, यदि प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन, यानी कि यदि प्रति इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो कुल आवेश जो Q होगा वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना होगा। देखो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, चालक पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है N इंटू AL, ठीक है, इसका आप लोग E से गुणा कर दो, क्योंकि टोटल आवेश E है, ठीक है, E है तो हमारा Q इक्वल टू NaL इंटू E हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू हो जाएगा NaL इंटू E हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो कि चालक जो है इसका अनुगमन वेग, देखो थोड़ा सा लाइन दी आप लोग समझ लेना, अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग को हम लोग डिनोट करते हैं Vd से, किससे, Vd है, मान लो अनुगमन वेग Vd है, तो आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय, आवेश के द्वारा इस चालक को पार करने में जो लगा समय होगा वो कितना होगा। देखो आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय, तो भैया समय जो होगा इसको T से डिनोट करेंगे, और आपको पता है मेरे भाई कि जो समय है इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी जो हमारी है टोटल वो L है, दूरी कितनी है भैया, L हो जाएगी, तो हम L लिख देंगे इसको, ठीक है। अब चाल आपकी Vd है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे Vd लिख देंगे, तो T इक्वल टू हो जाएगा L अपान Vd। इतना आपको पता है कि नहीं पता है, मतलब बहुत सिंपल सा है। देखो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होती है, तो दूरी और बटा ये चाल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको और पता है, जो मैंने बताया है इसको मैं नेक्स्ट पेज में, सर मैंने नहीं बताया, आपने सुना ही होगा, ठीक है। इसको देखो, वैद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा जो होती है I, इसका फॉर्मूला होता है Q अपान टी। तो देखो कुल आवेश कितना है ये ऊपर दिया गया, कुल आवेश Q इक्वल टू NaL इंटू E है, तो I इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो Q के जगह पर NaL इंटू E कर देंगे, अपान T के जगह पर क्या है, T इक्वल टू L अपान Vd है, तो इसको L अपान Vd कर देंगे, Vd। अब L से L कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, ठीक है, तो हमारा I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, देखो NeA
इसको सही से लिखते हैं NEA, ये VD ऊपर जाएगा तो ये VD हो जाएगा। और यही हमारा प्रूफ हो चुका है भैया, यही हमें प्रूफ करना था, धारा और अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I क्या है, N क्या है, E क्या है, A क्या है और VD क्या है। ठीक है, ये सब हम लिख देते हैं। I है भैया धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, A है आपका क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD है अपवाह वेग। ठीक है, यही हमें लिखना था, अपवाह वेग। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे बेटा कि धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध लिखो, ऐसे पूछ लिया जाता है, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, संबंध लिखो, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं इसको थोड़ा सा हेडिंग बना देता हूं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, धारा घनत्व जो J होता है, J इक्वल टू आपका होता है, देखो मैं नीचे जो है इसको हटा देता हूं, तो J इक्वल टू आपका क्या होता है, धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I/A, इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। तो J इक्वल टू, देखो I की वैल्यू अभी हमने निकाली है, I की वैल्यू हमारी है NEAVD, तो हम लिख देंगे यहाँ पे NEAVD। ठीक है, अपान नीचे A है ही, A से A कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली वही तो आएगा, J इक्वल टू NEVD। ठीक है, और यही हमारा धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध हो जाएगा। बस हो गया मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर एक न्यूमेरिकल है। देखो ये चौथे चैप्टर का है। देखो 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का ये वृत्ताकार मार्ग है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड से इस पर चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। तो इसको हम एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग डिनोट करेंगे R से, और R की जो हमें वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद में हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन का चाल कि 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाया। तो इलेक्ट्रॉन का चाल या वेग आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे V से, और V हमें दिया गया है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आवेश हमें पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, और Q इक्वल टू E हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, इस चित्र के कारण मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहा हूं, आप लोग सीरियल वाइज लिखना। ठीक है, हमें निकालना है B, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा, चलो इसको हम नेक्स्ट पेज में कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, चलो इसी में लगाते हैं। तो वो हो जाएगा B इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π इंटू QV/R²। वैसे QV साइन थीटा अपान R² होता है, चलो साइन थीटा हम लिख देते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें
साइन थीटा, देखो 90 डिग्री दिया गया है तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख देंगे, v इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू वी अपान आर स्क्वायर, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे वैल्यू हम लोग रख देंगे, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, क्लास हमारी लॉन्ग होती जा रही है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो v इक्वल टू हमारा देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ये इतनी वैल्यू होती है, इंटू क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने बताया था क्यू इक्वल टू ई, मतलब क्यू की वैल्यू होगी जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये इतना होगा। वी वी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 3 × 10⁻6, तो इसको लिख देंगे 3 × 10⁻6 अपान आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू दी गई है हमें 2 × 10⁻−10, तो 2 × 10⁻10 का स्क्वायर हो जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो थोड़ा सा समझो इसको, v इक्वल टू हमारा होगा, देखो ये 1.6 है, ये 3 है, तो 16 3 48, ये 4.8 आएगा, गुणे 10⁻⁻7 है, -19 है, 9 7 16, तो 10⁻⁻26 हो जाएगा, गुणे 10⁻6 आपका ऑलरेडी है, नीचे आपका क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और 10⁻−10 का स्क्वायर होगा तो 10⁻20 हो जाएगा। इतना तो समझ ही गए होंगे आप, समझदार हैं। अब देखो इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, खूब ध्यान से समझो। देखो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल स्पेशल है। देखो ये 4.8 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, इंटू 10⁻⁻26 है, ये +6 है, तो 26 में से 6 जाएगा तो 10⁻⁻20 बचेगा। नीचे आपका 4 ऑलरेडी है, गुणे 10⁻⁻20 पहले से ही है। अब भैया -20 से -20 कैंसिल करो और आपका आएगा v इक्वल टू आ जाएगा 4.8 बटा 4, इसको कट करो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.2 टेस्ला। देखो इसका मात्रक होता है टेस्ला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कुछ इसमें था ही नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, शायद समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आज हमने आपको बताया क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 4 ऐसे लघुत्तरीय प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 नंबर में पूछे जाते हैं, कोई कोई क्वेश्चन तो 5 नंबर में भी आता है, अच्छी स्थिति वाला। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।